अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को फैसला दिया जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कल अदम करार दिया गया। इस फैसले के बाद हमने देखा कि शोहदा के जो लवाहिकीन हैं वो इस्लामाबाद में जमा हुए और फौजी अदालतों को बहाल करने का उन्होंने मुतालबा किया। यहाँ पर बात नहीं रुकी, फिर हमने सेनेट में देखा कि एक करारदाद इंडिपेंडेंट जो सेनेटर हैं दिलावर खान उनकी जानिब से पेश की गई और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया गया और कहा गया कि ये जो इस्तेहकाक है ये पार्लियामान का है, क्योंकि पार्लियामान ने ही ये कानून साजी की थी, लिहाजा इसके खिलाफ जो करारदाद है न सिर्फ पेश हुई बल्कि मंजूर भी हुई। अगर करारदाद के मतन का मैं जिक्र करूं तो इस करारदाद में कहा गया कि दहशत गर्दों को उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई है उनको जो है फौजी अदालतों में करना चाहिए और 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से भी कहा गया कि उनका ट्रायल भी फौजी अदालतों में किया जाना चाहिए। ये बात अभी हुई थी और उस दिन जिस दिन ये करारदाद हमने देखा कि पेश हुई और उसके बाद एक्सेप्ट भी कर ली गई, उस दिन सेनेटर मुश्ताक साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, सादिया अब्बासी साहिबा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और रज़ा रब्बानी साहब, इन तीनों ने काफ़ी इसके हवाले से एहतजाज किया। आज भी जो सेनेट का इजलास हुआ उसमें भी इस पर बात करने के लिए काफ़ी शोर शराबा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर मैंने कहा ना, बात रुकती नहीं। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सिंध की जो निगरान सेटअप है या निगरान हुकूमत है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के हवाले से जो उनका फैसला है उसे चैलेंज किया और आज के रोज़ 3 ऐसे अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया है। और ये जो अपील्स हैं ये वफाकी हुकूमत यानी वजारत दिफा की जानिब से की गई और इसी तरह से जो निगरान सेटअप है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और निगरान हुकूमत बलूचिस्तान, इन्होंने भी इस फैसले को चैलेंज किया है। आखिर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में इतना ज़रूरी क्यों समझा जा रहा है, आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जामी से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, पहले तो ज़रा सेनेट का जिक्र कर लें। आज भी बड़ा शोर हुआ, जिस दिन ये करारदाद पेश हुई उस दिन भी कुछ डिफरेंट किस्म के हालात थे। ज़रा माजरा क्या है, ये किसके कहने के ऊपर पेश की गई है करारदाद? देखें, जैसे कि आपने कहा कि करारदाद पेश की गई मंडे को और प्राइवेट मेंबर डे होता है और आखिर में पेश की गई जब हाउस में सिर्फ तकरीबन 10-12 लोग थे और रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करके पेश की गई। प्राइवेट मेंबर डे पर या वैसे भी अगर आप कोई अचानक करारदाद पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मंजूरी दरकार होती है। ठीक, ये दोनों साहिबान मौजूद भी नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको रूल्स को मुअत्तल करना पड़ता है। रूल्स मुअत्तल नहीं किए गए। उस दिन ये ऑर्डर ऑफ द डे एजेंडे के ऊपर भी नहीं था। अचानक एक शख्स उठता है, चेयरमैन सेनेट से कहता है कि मैं करारदाद पेश करना चाहता हूँ, वो उसे इजाज़त देता है, वो फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देता है और फर पढ़कर वो फौरी तौर पर उसकी मंजूरी ले लेता है। मैंने उस वक्त उसकी मुखालफत की, रज़ा रब्बानी साहब ने मुखालफत की, हम दोनों ने हाउस में जो उस वक्त मौजूद थे इसकी मुखालफत की और इस पर बोलने के लिए वक्त मांगा, लेकिन हमें वक्त नहीं दिया गया, हमें फ्लोर नहीं दिया गया और करारदाद पास करके सेशन जो है वो एडजॉर्न कर दिया गया। मैं समझता हूँ इस ज़रिए से सेनेट के चेहरे पर कालक मल दी गई है और ये जो करारदाद है ये एक ड्रोन हमला है सेनेट के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर और ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इंसानी आज़ादियों के ऊपर एक वार है और इससे बेतौकीरी हुई है अपर हाउस की, ईवान बाला की। तो मैंने उस वक्त भी इसको मुस्तरद किया था। दूसरे दिन मैंने फिर एक रिजोल्यूशन जमा की। ये वो रिजोल्यूशन है जिसमें कहा गया है कि मंडे को जो रिजोल्यूशन पेश हुई है और जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन की ट्रायल को कलअदम करार दिया है उसके ऊपर रिव्यू किया जाए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो नज़रसानी कर ले अपनी फैसले के ऊपर। हम उसको मुस्तरद करते हैं और हम जो हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट सोशियो इकोनॉमिक और फंडामेंटल राइट्स का जो है वो कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफिज है और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फैसला दिया था हम उसको फुली एंडोर्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ये रिजोल्यूशन मैंने
हाउस के अंदर जमा कर दिया। आज भी जब इजलास शुरू हुआ तो मैंने उठ के इस पे बात करने की कोशिश की कि हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। उस दिन जो रूल्स बुलडोज हो गए हैं, उस दिन जो वार किया गया है अपर हाउस के ऊपर, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। अच्छा। इसलिए हमने ये तय किया है कि जब तक हमें उस जो एक जिसका चोर दरवाजे से पास शुदा एक गैर जमहूरी रिजोल्यूशन के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, हम हाउस नहीं चलने देंगे। अच्छा। हमने आज भी एहतजाज किया, हमने कल भी एहतजाज किया था, हम मंडे को भी एहतजाज करेंगे। जब तक हम उसके ऊपर बोलेंगे नहीं, जब तक हम उसके खिलाफ अपनी जज्बात का इजहार नहीं करेंगे, जब तक उसके मुकाबले में हम अपनी रिजोल्यूशन लाएंगे नहीं, हम किसी सूरत में भी हाउस को नहीं चलने देंगे। अपर हाउस अवाम की उम्मीदों का मरकज है। अच्छा, लेकिन आपने जो बेतौकीरी का जिक्र किया, चोर दरवाजे से अपने फैसले नहीं कर सकते। कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने अपने बेतौकीरी का जिक्र किया। ये बेतौकीरी तो हम पहले भी देख चुके हैं, जब सेनेट इलेक्शंस के, आपको याद होगा वो जो कैमरा हमने देखा था पार्लियामान में जिस तरह से लगाए गए थे, उसके बाद क्या हुआ, वो किसने लगवाए, वो भी आज तक ना पता चल सका। आपने कहा चोर दरवाजे से ये रेजोल्यूशन लाई जा रही है, क्या ये तासुर इससे नहीं जन्म ले रहा कि जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत में पार्लियामान को चलाया जाता था, आज भी वहीं से पार्लियामान चलाया जा रहा है? देखें, इमरान खान की हुकूमत में भी पार्लियामान जहां से चलाया जाता था रावलपिंडी से, आज भी वहीं से चलाया जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत में भी वहीं से चलाया जा रहा था, आज भी वहीं से चलाया जा रहा है। पार्लियामेंट को इन्होंने रबर स्टैंप बनाए हैं, पार्लियामेंट को अंगूठा छाप बनाए हैं, पार्लियामेंट को इन्होंने एक स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज बनाया है, पार्लियामेंट के हाथ पांव बांधे हुए हैं, पार्लियामेंट को अपनी गैर जमहूरी फैसलों के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कल भी होता रहा, पीटीआई की हुकूमत में भी होता रहा है, पीडीएम की हुकूमत में भी हो रहा है और होता रहा है, और निगरानों की हुकूमत में हो रहा है। और ये खिलवाड़ है दस्तूर के साथ, पार्लियामेंट के साथ, और ये अवाम की एहसासात और जज्बात और राय के साथ मजाक है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि चलें, उस वक्त के लिए तो ये कहा करते थे यही जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब शामिल थे कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आज ये तमाम तर जमातें इस तरह से सर तस्लीम खम क्यों कर बैठी हैं? देखें, इमरान खान सिलेक्टेड था, उनके दौर में होता रहा, पीडीएम भी इन्हीं के लाई हुए थे। इसलिए आप देखें कि आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम की गई पीडीएम की हुकूमत के दौरान, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरामीम की गई, इसी तरह जो बाकी कवानीन पास किए गए वो सब उनकी मर्जी के। तो दोनों ने अपने अपने तौर पर भरपूर वफादारी और खिदमत की जो एक तारीख जो है, एक कारकर्दगी है, वो छोड़ी है। अब ये निगरान हुकूमत के दौर में बड़ी पार्टियां इसलिए रेजिस्ट नहीं कर रही कि न्यू सेलेक्टेड आना चाहते हैं। पुराना सेलेक्टेड तो चला गया, अब एक न्यू सेलेक्टेड आना चाहते हैं, हाइब्रिड 2 गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। इसलिए तमाम सियासी जमातें, लाडला 1, लाडला 2, लाडला 3, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, पार्लियामेंट आते नहीं है, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को रेजिस्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि मुस्तकबिल की हुकूमत में अपनी हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो बड़ी तनकीद कर रही है आजकल नून लीग के ऊपर और इसी सिलेक्शन के ऊपर। वो तो ये कहते हैं कि ये तासुर और ज्यादा तकवीत पकड़ रहा है कि जैसे कि पीएमएलएन को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया गया है या वो राह हमवार की जा रही है उनके जीतने की। देखें, ये तासुर तो अब नहीं है, अब तो ये एक हकीकत है कि जिस अंदाज से खजान के पत्तों की तरह उसके सामने सारी रुकावटें गिर रही है, जिस तरह अदालतें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं, जिस तरह उनको एक स्टेट इंस्टीट्यूशन उनकी खिदमत में लगे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को टोकरी में पड़े हुए इलेक्टिबल्स सारे के सारे उसकी टोकरी में मुंतकिल हो रहे हैं, तो ये तो अब तासुर नहीं है, ये तो अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन को नॉन इलेक्टेड फोर्सेस अपने फैसलों के लिए एक रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। एक सिलेक्शन जो है वो होने जा रही है और उसके जरिए से अपने मनपसंद लोगों को हुकूमत हवाले कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए से पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। गवर्नेंस का मसला, इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मसला, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मसला, आवाम के मसाइल मुश्किलात को हल करने का मसला, ये कभी भी इस तरीके से हल नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में
सिलेक्टेड लोगों की हुकूमत, ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है, एक दफा नहीं बार बार नाकाम हो चुका है और आइंदा भी नाकाम होगा। हाइब्रिड डेमोक्रेसी, अस्करी जमहूरियत, ये पाकिस्तान को मसाइल हल नहीं कर सके, मसाइल ही दे सके। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब ये आपके इल्जाम हैं या आपकी तनकीद है इस वक्त? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसे बड़ा मजबूत किया गया है और वो बार बार ये कहता है कि हम फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। इस सब में ये कहां बैठ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी तनकीद में? मैं आपसे पूछता हूं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 224 के तहत विद इन 90 डेज इलेक्शन होने चाहिए थे। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं ना कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि विद इन 90 डेज उन्होंने इलेक्शन करना है। 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक इलेक्शन की तारीख इन्होंने नहीं दी है। और इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप देखें केयरटेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैक्सिमम जो मुद्दत है वो 3 माह है। खैबर पख्तूनख्वा के केयरटेकर कितने अरसे से बैठे हुए हैं? पंजाब के केयरटेकर कितने अरसे से बैठे हुए हैं? वफाक के केयरटेकर्स कितने अरसे तक बैठे रहेंगे? तो जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। उन्होंने खास पार्टी के लिए, खास फर्द के लिए अपने दस्तूरी फराइज से इन्हिराफ किया है, इलेक्शन को डिले कर दिया है और उसके नतीजे में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। लेकिन अब तो एक इदारा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इलेक्शन की तारीख के लिए बकायदा, आपने देखा कि 8 फरवरी का ऐलान भी हो गया है 2024। आप समझते हैं अभी भी सेनेटर साहब कि वाइब्रेंट सुप्रीम कोर्ट के होते हुए ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल आखिर जाके जब एक्शन लिया तो उसके नतीजे में कौम को 8 फरवरी की तारीख मिल गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन ना लेती तो ये तारीख 8 फरवरी नहीं मिलनी थी। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, अगरचे आखिर में आखिरी कस्टोडियन वो हैं, और लेकिन ये तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किए बगैर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको खुद ये करना चाहिए था और नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया, तो फेलियर है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा सेनेटर साहब, हम क्योंकि जाहिर है आपने बात सिलेक्शन हाइब्रिड टू निजाम की कर दी, इसलिए हम जरा अपने टॉपिक से डिविएट हुए, लेकिन मैं चाहूंगी कमिंग बैक कि जो सिविलियंस का ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, उस हवाले से आपके भी इल्म में होगा कि निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और वजारत दिफा जो हमारी है वफाकी हुकूमत, यानी वो भी चैलेंज कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के। ये क्या निगरान हुकूमत का मैंडेट बनता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि जो कानून साजी की गई थी उससे निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक तरह से एक न्यूट्रल सेटअप होता है। देखें, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक क्लॉज 230 के मुताबिक जो केयर टेकर गवर्नमेंट होता है वो सिर्फ डे टू डे मैटर के लिए होता है, रोजमर्रा उमूर के लिए होता है। ये जो हुकूमत फैसले कर रही है, जो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक हैं और जो एक इलेक्टेड हुकूमत का मैंडेट बनता है, ये कतन इनका मैंडेट नहीं बनता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गैर जानिबदार हुक्मरान नहीं है, ये गैर जानिबदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें नहीं है, ये जानिबदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं और इनका कतन मैंडेट नहीं है आर्टिकल 230 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है सेनेटर साहब, ये जो इस पूरे फैसले को चैलेंज बार बार किया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम से, क्या वजह इमरान खान साहब से जो है वो कोई बुग़्ज़ है या एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बत है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि आप जब सिविलियन हुकूमत की तरफ नहीं आते और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इल्ज़ामात के सबूत नहीं है, आपके पास शवाहिद नहीं है, आपका केस कमज़ोर है, इसलिए आप सिविलियन कोर्ट में ओपन ट्रायल नहीं करना चाहते। तो उसके नतीजे में इंसाफ का कत्ल होगा, उसके नतीजे में जुल्म होगा, उसके नतीजे में फंडामेंटल राइट्स जो हैं बशरी हुकूक आवाम के वो मुतासिर होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से आप अगर -1 किसी पार्टी को माइनस करना चाहते हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए से कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो -9 मई का इश्यूज जो हैं वो उसकी आड़ लेकर
इलेक्शन के लिए किसी पार्टी को दीवार से लगाना, किसी लीडर को दीवार से लगाना, किसी पार्टी को माइनस करना, किसी लीडर को माइनस करना, यह कतन गैर जमहूरी इकदाम है। इसके नतीजे में कोई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा और ऐसे इंतखाब का किसी को भी एतबार नहीं होगा। 9 मई का अगर कोई इशू है तो आप सिविलियन अदालतों में जाएं, वहां अपना केस पेश करें, वहां साबित करें और जुर्म साबित हो जाए तो सजा दें। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के आड़ में इस तरह लोगों के बशरी हुकूक पामाल करना और इसी तरह इलेक्शन के ऊपर सरअंदाज होना और किसी पार्टी और लीडर को माइनस करना, इससे पूरा इलेक्शन का निजाम जो है वो मुतासिर होगा और इसका कोई एतबार और कोई साख नहीं रहेगा। और ये आपको लगता है लाइक द राइटिंग इज ऑन द वॉल कि ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो कर रही है, आप देख रहे हैं कि वो 2024 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगी? देखें, मैं ये समझता हूं कि 2018 का इलेक्शन जिस तरह बदतरीन इलेक्शन था, जिसमें आरटीएस बैठ गया, बल्कि बैठा दिया गया और जिसके नतीजे में एक सिलेक्शन की गई और उसने एक अदम इस्तेहकाम सियासत को दे दिया और उस सियासत के अदम इस्तेहकाम से आपकी मईशत की चूल्हे हिल गई, उससे बदतरीन सिलेक्शन जो है इलेक्शन के नाम पर यह 2024 के अंदर मैं देख रहा हूं। और जब आप फ्री फेयर इलेक्शन नहीं करेंगे, जब आवाम के हक की खुद इरादियत के साथ और आवाम के जो वोट है उसके साथ मजाक करेंगे, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को आप पामाल करेंगे, तो उसके नतीजे में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये जो हिमालय के पहाड़ जैसे बड़े बड़े माशी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, ये भी हल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि 2024 का इलेक्शन जो सूरत हाल नजर आ रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट की नॉन इलेक्टेड फोर्सेस की मुदाखलत नजर आ रही है, मुझे 2018 के इलेक्शन से भी बदतरीन इलेक्शन ये दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी से हमारे साथ इन फोकस थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। वेलकम बैक। देखते हैं कि जो बात सेनेटर मुश्ताक ने कही क्या ऐसा ही हुआ है बलूचिस्तान में। इस वक्त हमारे साथ हैं सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब शमूलियत इख्तियार कर ली है। यानी उस रोज़ जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने तमाम लोगों से मुलाकात की थी, उन 30 लोगों का जो जिक्र किया गया उनमें सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि PMLN में ये जो तमाम लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बिलशमूल आप, इसकी कोई ख़ास वजह है कि वाई PMLN? लोगों का ये सवाल है। वाई नवाज शरीफ 3 दफ़ा ये मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके टेनवर को कभी 2 साल कभी 3 साल मुकम्मल होने ही नहीं दिया गया। जो उनका विजन था, जो आइडियोलॉजी थी, वो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो देखें, ये तो अवाम फैसला करते हैं कि किसको आगे आना चाहिए। तो हम, जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं अपनी ज़ात की बात करूंगा और यहाँ जो अभी हमारे दोस्त पर शमूलियत किया, बेसिकली वो शुरू से ही मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया है और हमारी कोशिश है, देखें हम दावा तो नहीं करते, इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक तो अल्लाह की ज़ात है। हमारी कोशिश है कि चौथी दफ़ा हमारे मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं और इसी तरीके से सूबे में इंशाअल्लाह इस वक्त की जो हवाएं हैं, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह PMLN की हुकूमत लीड कर रही होगी। इसके साथ साथ हमने तमाम स्टेक होल्डर जो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं या बलूचिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन है, उनको भी हम साथ लेके शाना बशाना, हमारा विजन ये है, हमारे कायद का विजन ये है कि बलूचिस्तान तरक्की करे। आप पीछे थोड़ी सी तारीख में जाएं तो सबसे ज्यादा तरक्याती काम मियां साहब के अदवार में हुए हैं। और उससे पहले आप बहुत सारा पिछला 3-3.5 साल जो दौर था, उसमें मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं किसी की बाइक बाइटिंग नहीं करना चाहता कि वहाँ क्या वादे होते थे, क्या वादे होते थे, क्या सिलसिला था। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने बगैर किसी शर्त और शराइत के वापस मुस्लिम लीग में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में हम वापस आ गए। अच्छा, तो भाई, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना, आप पिछली बातों में जाना नहीं चाहते, लेकिन लोग तो जानना चाहते हैं। बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपसे ये सवाल होगा कि पेरेंट को छोड़ करके आप एक और पार्टी में कैसे चले गए थे, वो भी जो रातों रात बनाई गई हो। तो उस वक्त क्या आप लोगों के ऊपर बहुत जबर था कि आपने ये बाप पार्टी में शामिल होना है जो कि नई बनाई जा रही है? देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि ये जहां तक जबर की बात होती है ना,
تو یہ بالکل غلط پرسپشن ہے. دیکھیں کسی کو گن پوائنٹ پہ کوئی بھی اس کو جو ہے نا پارٹیاں چینج نہیں کراتا. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھے. اس درمیان میں میاں صاحب جو دور اقتدار تھا 13 سے 18 کے درمیان میں, اس میں میاں صاحب کو نائل بھی کیا گیا. میاں صاحب ایک اپنا وطن چھوڑ کے چلے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی وہ بدتمیز طوفان بدتمیزی دھرنے اور خواری 2000 آپ سمجھے کہ 15 سے سلسلہ شروع ہو گیا, ان کو کرنے ہی نہیں دیا. پھر جو اس کو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی. کیا وزیر اعظم کی یا سیاستدانوں کا یہی مقدر ہے کہ ان کو پہ ناجائز کیس بنا کے اور ناجائز باتوں پہ ان کو نائل کیا جائے یا ان کو ملک بدر کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی ہماری ساتھی ہوگی. جب میاں صاحب تشریف لائے تھے ادھر, ان کے اکابرین کے ساتھ بھی ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی. جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے, پشتونخوا میپ, نیشنل پارٹی, تمام کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنا ہے. دیکھیں آپ کا نظریہ ایک ہوتا ہے. نظریہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ تصادم کی سیاست میں رہیں. نظریہ یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کو ترقی دینی ہے. جہاں ہم آئے ہیں جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں وہ اپنے علاقے کی ترقی چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو یہ شرپسند عناصر جو استعمال ہو رہے ہیں, جو بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کم از کم ان کو یہ چیزیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے نہ ملیں کہ جی بلوچستان ترقی نہیں کر رہا ہے یا اس کے حقوق نہیں مل رہے یا سلسلہ نہیں. تو ہمارا بنیادی جو نظریہ سمجھیں یا آئیڈیالوجی جو سمجھیں کہ ہم نے ایک دفعہ بلوچستان کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. ہماری پچھلے ادوار میں بھی یہ کوشش رہی ہے, کیونکہ بلوچستان کے پاس ایک وسیع ساحل ہے اور اس کے پاس بے انتہا معدنیات, منرلز ہیں. سردار صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سردار عبد الرحمان کھیتران, جو تازہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. پچھلے حکومت میں باپ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا. سردار صاحب, جو بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی اور اس میں بھی سارے الیکٹیبلز تھے, ایک اچھی بڑی جماعت جس طرح بھی بنائی گئی, وہ بھی ان مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکی کہ بلوچستان کی ترقی ہو, بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں, بلوچستان کی جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طور پر ایکسپلائٹ کیا جا سکے, تب بھی نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی کی جب آغاز حقوق بلوچستان پیکج آیا, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ شکایتیں رہیں. نون لیگ کی بھی حکومت رہ چکی تھی, انہوں نے بھی ڈاکٹر مالک کو بھی دی. اس کے علاوہ بھی جب وہ دوبارہ بھی برسر اقتدار آئے, اب نواز شریف صاحب میں ایسا کیا مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنے پر امید ہیں؟ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. بالکل ہی آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو جب ادھر پارٹی بنائی گئی, اسی وجہ سے یہ پارٹی بنی کہ ہم مرکز سے اپنے حقوق اور ترقی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے ہم یہ کر سکیں گے. لیکن وہاں پہ مرکز میں جو حکومت بنی وہ آپ کے سامنے, ہمارے سامنے ہے کہ خالی ہوائی قلعے کے 1 کروڑ نوکریاں اور پتہ نہیں کتنے گھر اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لارے لپے پہ چلتے چلتے آخر اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ جو دیکھیں میاں نواز شریف کی وسیع القلبی دیکھیں کہ سردار اختر مینگل کو انہوں نے حکومت دی, حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے, اپنی حکومت مسلم لیگ کی یہاں بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا اس وقت انہوں نے ہمارے اختلافات ہو گئے سردار اختر کے ساتھ, ہمیں اس نے کہا کہ ہم آپ کو ڈی سیٹ کریں گے لیکن ہم سردار اختر کی حکومت نہیں گرانے دیں گے. حالانکہ وہ گلا کرتے ہیں کہ انہوں نے گرائے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ آخر 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی, اور دوسری فرسٹ اٹیمپٹ میں تو جتنے ہم مسلم لیگی تھے انہوں نے کہا کہ ڈی سیٹ ہو جاؤ. شہباز شریف صاحب ادھر تشریف لائے تھے. پھر دوسری دفعہ جب اٹیمپٹ ہوئی تو بلوچستان ہاؤس اسلام آباد میں ہماری میٹنگ میں ہم نے کہا جی ہم عزت کے بھوکے ہیں, اور پھر وہاں پہ وہ جو بھی ہے وہ ماضی ہو گیا. اچھا, دوسری دفعہ انہوں نے ڈاکٹر مالک کو, اکثریت ہوتے ہوئے ڈاکٹر مالک کو حکومت دی, 2.5 سال انہوں نے کیا. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ تو وہ میاں نواز شریف کی وسیع قلبی ہے کہ قوم پرست جماعتوں کو بھی اس نے اپنی پارٹی کی اکثریت ہوتے ہوئے اپنی ان کو حکومتیں دی, اور ان کو
ہر طریقے سے سپورٹ کیا. اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو یہ بدقسمتی ہے. اب جو ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے, اللہ نے چاہا, کرنا میرے رب نے ہے کہ مرکز اور صوبے کی حکومت ایک پیج پہ ہوگی, اور اللہ کرے گا کہ اس ایک پیج کے اوپر کسی اور کو بھی شامل کر لیجئے, کیونکہ یہاں پر پیج پر سیم ہونا اور سب کا ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے. جی, اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم سے پہلے جب ہماری شمولیت ہوئی 4 بجے 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک, تمام جو یہاں پہ سٹیک ہولڈر ہیں, تمام پارٹیاں ہیں, میاں صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اور دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب یہ لوگ ہم لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے, یہ میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں جن کا وجود ہے, جن کے پاس پارلیمانی کوئی چھوٹا یا بڑا گروپ ہے. ایک اور چیز بھی انہوں نے بہت واضح کی میاں صاحب نے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی پارٹی کی بھی اکثریت تھی, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور وہ حکومت کرے گی اور ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے. اسی طریقے اگر ہماری اکثریت ہوتی ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھی کے طور پہ, نہ کہ وہ حکومت بچاؤ والے, ساتھی کے طور پہ ہم آپ کو سب کو آج سے ہی اعتماد میں لیتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ دیکھیں آپ ایم کیو ایم کو اس میں کراچی میں چل کے اور جی ڈی اے کو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ایک نیا پاکستان کی بنیاد رکھیں. پھر سے ایک نیا پاکستان, خاص کر کے بلوچستان جو ہے نا, انشاءاللہ نیا پاکستان, وہ نیا پاکستان نہیں جو عمران خان نے زمین پہ وجود جس کا ہوگا, نئے پاکستان کی ہم تمام لوگوں کو ساتھ. اچھا سردار صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جو مستقبل ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے جو لوگ اس وقت باپ پارٹی سے پی ایم ایل این میں آئے ہیں یہ وہ ہیں جو سنجرانی صاحب کا ایک اینٹی گروپ آپ کہہ لیجئے جو بنا تھا, یہ وہ ہیں, جبکہ وہ لوگ جو سنجرانی صاحب اینڈ دا لائکس ایک ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, یہ غلط پرسپشن ہے. سنجرانی صاحب ہماری پارٹی کے تھے, وہ کوئی مرکزی عہدیدار نہیں تھے. ہمارے پہلے جام صاحب رہے مرکزی صدر, اور اسی طریقے سے بعد میں میر عبدالقدوس جو پریزیڈنٹ رہے مرکزی صدر, سنجرانی صاحب اس کا حصہ تھے. اب بھی سنجرانی صاحب حصہ ہیں. میر خالد مگسی مرکزی صدر بن چکے ہیں, اور یہ میں آپ کو گارنٹی پہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہم بلوچستان کے حالات دیکھتے ہیں, میں باہر کی بات نہیں کرتا ہوں, دیکھیں سنجرانی صاحب ایک قداور شخصیت ہے, وہ اس میں باپ پارٹی بی اے پی میں موجود ہے. اسی طریقے سے میر خالد لانگو جو ہمارے سابقہ ہوم منسٹر ہیں وہ موجود ہیں, میر خالد مگسی اس میں موجود ہیں. آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, باپ پارٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں موجود ہیں. اسی طریقے سے اور بھی وہ ہماری الائز ہے, اور انشاءاللہ وہ ہمارے شانہ بشانہ, میں آپ کو یہ کہوں کہ نیا پاکستان یا ایک نئے بلوچستان کی جدوجہد میں ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے. اچھا, تو ابھی جتنی بھی اس وقت شمولیت ہوئی ہیں اس میں کیا یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشنز کے اندر اچھا سکور کر لیتی ہے تو بلوچستان میں سی ایم کے لیے ہوتا ہے نا کہ پہلے سے کچھ لو کچھ دو کی سیاست ہوتی ہے, اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں, کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی کہ یہ کوئی شرط و شرائط کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا, کس کو وزارتیں دی جائیں گی, کیا ہوگا. یہ اس وقت پارلیمانی جب سلسلہ شروع ہو جائے گا, پارلیمان میں لوگ آ جائیں گے, اس وقت فیصلہ ہوگا کہ کس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, کس کو منسٹریاں ملنی چاہیے, کون ساتھیوں کو, کون الائز کو. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے, اللہ تعالیٰ جھوٹ مجھ سے نہ بلوائے, کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 0% بھی کسی نے کوئی شرط و شرائط نہیں رکھی. ایون جام صاحب, جام کمال شامل ہوئے, دوسرے تو کسی کے نہ, ایون میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں حلفاً کہتا ہوں میں نے کوئی شرط و شرائط نہیں رکھی. اچھا, سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن ان فوکس. یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ظہور بلیدی صاحب سے بات کریں گے جو فارمر فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے بھی 2018 میں باپ کے ٹکٹ سے ہی الیکشن جیتا تھا, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں. ویلکم بیک.
रवा हफ्ते नवाज शरीफ साहब का दौरा बलोचिस्तान, इस पर बड़ी तनकीद भी हुई और देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए तो बल्ले बल्ले ही था, क्योंकि कुछ 30 से जायद हमने देखा मुख्तलिफ जमातों से, यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्लिम लीग नून में सियासी रहनुमा शामिल हुए। आज इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की बुनियादी वजह क्या बनी। हमारे साथ हैं मीर ज़हूर अहमद बुलैदी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, माजी में बा पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और 2018 के इस इलेक्शन के अंदर उस वक्त की जो काबीना थी जाम कमाल साहब की, उसमें शामिल हुए थे। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़हूर बुलैदी साहब, ये फरमाइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो मिशन बलूचिस्तान है वो कामयाब साबित हुआ है? उनकी जमात में 30 के करीब सियासी रहनुमा मुख्तलिफ जमातों से शामिल हो गए हैं। देखें जी, हम इनको जो है 30 इलेक्टेबल नहीं गिन सकते, क्योंकि इनमें जो सीट जीतने वाले हैं वो तकरीबन 5-10 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अलबत्ता चूंकि खानापुरी के लिए उन्होंने जो है वो 30 का जो है एक फिगर दिया हुआ है, लेकिन वजह तो उसकी ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, शायद उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी कि वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो है मुतमईन रहते, तो इस वजह से उन्होंने जो है दूसरी पार्टियों की जानिब रुख। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान आए हैं और जिस अंदाज में उन्होंने इन इलेक्टेबल्स को की शमूलियत कराई है, वो इंतहाई जो है तहज़ीक आमेज है। जो अखबारों में जो कार्टून छपे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया में जो मौकरी बनाई है, इससे बेहतर भी अंदाज हो सकता था। अच्छा, लेकिन लेकिन मैं आपको यही रोकूंगी, किस अंदाज को आप समझते हैं कि तज़ीक आमेज अंदाज था? वो तो बाकायदा खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, उनकी सीनियर लीडरशिप, मरीम नवाज साहिबा, सब तो बलूचिस्तान आए। ऐसा तो नहीं था कि इन लोगों को अपने पास रायवंड बुलाया गया हो। देखिए, बेशक वो आए हैं बलूचिस्तान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया वहाँ पे सबको बुलाओ और उनको जो है किस्म के लेक्चर दो और उनको शामिल कराओ। बलूचिस्तान में अपनी रवायत हैं, जब कोई किसी के पास उसके घर जाता है तो लोग जो हैं उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं। जिस तरह नवाब लश्करी रईसानी साहब के पास जो है शहबाज शरीफ गए थे, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा और बड़ी जो है इज्जत की निगाह से देखा है कि इस तरह जाके लोगों को शामिल किया जाता है। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, देखें नवाज शरीफ को तकरीबन 40 साल उसकी सियासत है और कई दफ़ा जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। बलूचिस्तान में भी उसके पार्टी जो है उसको जो है इक़्तिदार मिली है, लेकिन वो हर वक्त जो है वो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसको सबलेट करते रहे हैं। कभी डॉक्टर मालिक साहब को जो है हुकूमत दे दी, कभी जो है अख्तर मेंगल साहब को हुकूमत दे दी, और हमेशा जो है अपनी पार्टी के बारे में मीडिया पे आकर जो है वो इस तरह के रिमार्क्स देते हैं जिससे उनकी जो है तौहीन हो जाती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जो है जो नारवा सलूक के बावजूद ये इलेक्टेबल्स ने कैसे फैसला किया और किस तरह जो है वो PMLN में शमूलियत अख्तियार की। अच्छा, आपने कहा कि हमेशा नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब अगर वो सेंटर में अपनी हुकूमत कायम करते हैं तो खुद नवाज शरीफ साहब का कोई कैंडिडेट उनकी जमात का नहीं होता बलूचिस्तान में CM की पोजीशन के लिए। अब लेकिन जो इलेक्टेबल्स गए हैं उनमें से तो बहुत से ऐसे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि अगर वो जीत जाती है नून लीग और हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है बलूचिस्तान में, तो मेरे ख्याल से इस मरतबा फिर वो अपना ही CM बनाएंगे। देखिए, ये काबिल वक्त है, अभी हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि जब भी उनकी अपनी जमात का कोई CM आया है तो उसके बारे में नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए, वो अच्छी राय नहीं रखी है, बल्कि हमेशा हुकूमत जाने के बाद जो है वो पब्लिकली आके रिग्रेट किया कि मुझे इसको हुकूमत नहीं देनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है, देखें बलूचिस्तान में PMLN की कारकर्दगी जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। क्यों ज़हूर बुलैदी साहब? नवाज शरीफ साहब ने तो जो अभी मुलाकातें की थी उसमें तो बकायदा उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब भी PMLN की हुकूमत आई है सबसे ज्यादा काम बलूचिस्तान में हुआ है। देखिए, ये उनका अपना दावा हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हकीकत देख लें, वो इसके बरक्स है। जब भी जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, अब देखें 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात की डिवोल्यूशन हुई वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। NFC वार्ड में जो 5% से बढ़ा के 9% जो है डिविजिबल पूल में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया गया, तकरीबन 100-150 अरब का बलूचिस्तान को फायदा हुआ। इसी तरह जो है आगाज बलूचिस्तान
پہلی دفعہ جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹ میں ایک بل منظور ہوئی اور اس کے کوئی 61 شیک تھے، تقریباً 25% اس پہ کام ہوا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے سکسیسو گورنمنٹ نے اس پہ جو ہے کام روک دیا. ادروائز اگر یہ کنٹینیو ہوتا تو آج بلوچستان کے تمام مسائل تقریباً حل ہو چکے ہوتے اور یہ جو شورش نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس آپ جا کے دیکھیں نواز شریف نے جو ہے کوئی ایسا ٹینجیبل کوئی نہ آئینی کام کیا ہے نہ کوئی وسائل میں کوئی اضافہ کیا ہے. البتہ کچھ پی ایچ ڈی بی میں سڑکیں وڑکیں شاید ڈالی ہوں گی، لیکن جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک جو ہے وہ پاورز دیے جائیں، وہ نواز شریف نے کبھی نہیں دیے. وہ ہمیشہ جو ہے سینٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمیشہ چیزوں کو سینٹرلائز رکھتے ہیں. اس وجہ سے بلوچستان میں جو ہے پی ایم ایل این کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے برعکس پیپلز پارٹی کو جو ہے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اس کے نیریٹو کو لوگ جو ہیں جلدی بائے کر لیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے ابھی بھی بلوچستان میں ان شمولیتوں کے باوجود سب سے بڑی پارٹی ہے. اور انشاءاللہ الیکشن بھائی بہت سارے تو تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ اس شمولیت کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مطلب ماں سوائے ایک دو کے زرداری صاحب نے بھی بڑے رابطے رکھے تھے، لیکن پیپلز پارٹی میں تو شمولیت اختیار نہیں کی ہے لوگوں نے. دیکھیں یہ جو 30 لوگ ہیں نا، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں جو ہے کوئی 8-10 کے علاوہ جو ہے کوئی کبھی کسی نے سیٹ نہیں جیتا ہے، اور وہ باقی جتنے بھی 20 لوگ ہیں وہ شاید نوٹیبل ہیں، اپنے علاقوں کے معززین ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، پارٹی کو جو ہے سیٹ لے کے نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 51 پروونشل کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور 16 جو ہے نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. تو اس میں اگر 8-10 سیٹیں پی ایم ایل لے گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا بلوچستان لے گیا ہے. بلوچستان میں ابھی بھی پیپلز پارٹی کے پاس مکران ڈویژن میں اچھے خاصے الیکٹیبلز ہیں، رخشان ڈویژن میں الیکٹیبلز ہیں، نصیر آباد ڈویژن میں الیکٹیبلز ہیں، کوئٹہ ڈویژن میں الیکٹیبلز ہیں، کلاٹ ڈویژن میں الیکٹیبلز ہیں، اور وہ سیٹیں جیت چکے ہیں اور ان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے جا کے سیٹیں جیت لیں. اچھا مجھے ایک آخری بات بتائیے گا کہ یہ بات کیوں ہے یا یہ تاثر کیوں ہے کہ جب کبھی بھی الیکشنز ہونے کو ہوں یا الیکشنز کے فوراً بعد یا سینٹ کے الیکشنز، ہر بار بلوچستان کی رخ کیا جاتا ہے بڑی جماعتوں کی جانب سے، اور تمام تر بلوچستان میں موجود لوگ بھی ایک پارٹی چھوڑ 2 پارٹی چھوڑ مستقل شفٹ کرتے رہتے ہیں. کیا ہمیشہ اقتدار میں رہنے والی جماعت کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا جاتا ہے وہاں؟ دیکھیں یہ تو مت ہے نا، جس طرح پی ایم ایل این کی جو رویہ رہا ہے بلوچستان والوں کے ساتھ، جب بھی جو ہے وہ ان سے جو ووٹ لیا ہے، ان کی جو ہے نمائندگی وہاں سے ان کو ملی ہے، تو انہوں نے جو ہے ایز سچ ان کو اس طرح پذیرائی نہیں کی، اس طرح اس کو قبول نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے لوگ بھی جو ہے اپنا کام دیکھتے ہیں، اور جب بھی جو ہے اس طرح کا کوئی ماحول بن جاتا ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اس پارٹی کی طرف جو ہے جائیں جہاں پہ جو ہے اقتدار ملے. لیکن اصولاً یہ انتہائی غلط بات ہے، اور انسان کو جو ہے اپنی عزت اور رسپیکٹ کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اور جو ہے جس طرح ایک موسمی پرندہ بن کے کبھی اس گھونسلے میں بیٹھ جانا، کبھی دوسرے گھونسلے میں جا کے جو ہے پڑاؤ ڈالنا، یہ نامناسب ہے، اور اس سے جو ہے بلوچستان کی جو الیکٹیبلز ہیں ان کے پورے ملک میں جگہسائی ہو رہی ہے. تو اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. نہیں تو الیکٹیبلز کو بھی تو سوچنا چاہیے نا ظہور صاحب، آپ بھی پہلے باپ پارٹی میں تھے، جام کمال کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا رہا تھا اس میں آپ کا بھی ایک کلیدی کردار تھا، آپ نے بھی باپ پارٹی چھوڑ دی اور آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو یہ تو مطلب بڑا کامن ہو گیا ہے اب بلوچستان میں، یا تو پھر کوئی جماعتیں بناتا ہے اور خود ہی توڑواتا بھی ہے. پھر دیکھیں میں 2008 میں ایم پی اے بنا تھا ایز اے انڈیپینڈنٹ، میں جو ہے میری اسٹیٹس رہی تھی بلوچستان اسمبلی میں. 2018 میں میں نے بی اے پی جوائن کیا، اور اس نیت سے کہ شاید بی اے پی جو ہے بلوچستان کے لیے کچھ کر سکے، لیکن بدقسمتی سے جو ہماری امیدیں تھیں اس پہ جو ہے وہ نہیں اترے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے بڑا ڈیلیبریشن کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس نتیجے پہنچے کہ جی پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے اور ان کو حل بھی کر سکتی ہے، اور ہمیشہ بلوچستان کو ترجیح دیتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جوائن کیا تھا. لیکن جو جس طرح ایک ریوڑ کی طرح جو ہے پیپلز مسلم نون والے الیکٹیبلز کو لے گئے ہیں، وہ انتہائی نامناسب ہے.
क्या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून इस रेवड़ को लेकर गया है बकौल आपके, या उनको भेजा गया है मुस्लिम लीग नून में? देखिए, मेरे पास कोई भेजने की तो इतला नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो सरीना होटल में जो है एक तमाशा बना हुआ था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं और 35 लोग सामने बैठे हुए हैं और वो जो है शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और इसके बाद जो एक जगहसाई हुई है, मैं उस पे तबसरा कर रहा हूँ। अलबत्ता पार्टियों में जाना, शमूलियत करना, या ये कोई जो है अच्छी बात है। लोग जो है अपनी मुल्की मफाद, अपनी इलाकाई मफाद को देख के ही जो है पार्टियों में शामिल होते हैं, लेकिन तरीकाकार बेहतर होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर ज़हूर अहमद बुलैदी साहब, फॉर्मर फाइनेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।